बाजारों में सब्जी बेचने वाली बनी महलों की इकलौती बहू। नीलम रोज की तरह आज भी अपनी सब्जी का ठेला लेकर बाजार की तरफ जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, आज तो खेत से सब्जियां तोड़ने में काफी देर हो गई है। मैं बाजार लेट पहुंचूंगी तो मेरी बिक्री भी कम होगी। जल्दी जल्दी जाती हूँ। यही सोचकर नीलम अपना ठेला जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने लगती है। सामने से मोहन अपनी गाड़ी में बैठा उसी तरफ आ रहा था। कार मोहन का ड्राइवर चला रहा था। तभी अचानक मोहन की कार नीलम के ठेले से टकरा जाती है और नीलम के ठेले की सारी सब्जियां सड़क पर बिखर जाती हैं। ड्राइवर कार पर ब्रेक लगाकर रोकता है और अपने मालिक से कहता है, अरे देख रहे हैं साहब, इस सब्जी वाले को इतनी जल्दी है कि इसे इतनी बड़ी कार भी दिखाई नहीं दे रही है। जबरदस्ती कार के सामने अपना ठेला लेकर आ गई। अरे ड्राइवर, अपनी बकवास बंद करो। देख नहीं रहे हो बेचारी कितनी मेहनत कर रही है। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी है कि इस छोटी सी उम्र में इसे सब्जियां बेचना पड़ रहा है। अब कार से उतर कर जाओ और जल्दी से उसकी सब्जियां उठाकर ठेले पर रखो और ठेला और उसको सड़क पार करवाओ। ड्राइवर कार से नीचे उतरता है और नीलम से कहता है, अरे बहन जी, साहब ने कहा है कि मैं आपकी सारी सब्जियों को आपके ठेले पर जमा कर आपको सड़क पार करवा दूं। लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ऐसा कहकर ड्राइवर सब्जियों को बीनने लगता है। नीलम भी सब्जियां बीनते हुए मन में सोचती है, अमीर लोग तो अक्सर निर्दयी होते हैं, लेकिन ये सेठ जी कितने दयालु हैं कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा। भगवान इनका भला करे। ड्राइवर ने सारी सब्जियां उठाकर ठेले पर रख दी। तभी नीलम कार के पास जाकर कार की खिड़की से झांकते हुए मोहन से बोली, बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद करवाई। अरे नहीं बेटा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, गलती हमारी ही थी। बाबूजी, मुझसे हरी सब्जियां ले जाइए। ये मेरे ही खेतों में उगी हुई हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है। मैं आपको सब्जियां दे दूं? नहीं बेटा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, लौटते समय देखूंगा। ऐसा कहकर मोहन वहां से चला जाता है और नीलम सब्जियां लेकर बाजार चली जाती है। वो बाजार में अपना ठेला लगाती है और आवाज देने लगती है, हरी सब्जियां ले लो, ताजी ताजी हरी सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, गाजर, मूली, ककड़ी, टमाटर, सब कुछ है। तभी हमेशा की तरह शोभना अपनी बहू बिंदिया के साथ नीलम के ठेले पर आती है और कहती है, नीलम तो पालक का साग लाई है ना, क्योंकि आज मेरी बहू का पालक का साग खाने का मन है। हाँ चाची, ये रही पालक की साग। पालक का साग लेते हुए शोभना की बहू बिंदिया कहती है, पर माँ जी, मुझे तो पालक का साग बनाना ही नहीं आता। अरे बहू, तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना। मैं तुझे अपने हाथों से पालक का साग बनाकर खिलाऊंगी। और भी अगर तुझे कुछ लेना है तो तू वो भी ले ले। सास बहू का प्यार देखकर नीलम अपने मन में सोचती है, शोभना चाची अपनी बहू को कितना प्यार करती हैं। काश मेरी भी शादी किसी बड़े घर में होती और मुझे भी सास इतना ही प्यार करती, मेरी हर इच्छा का ख्याल रखती। लेकिन ये तो सब अपनी किस्मत की बात है। ऐसा सोचते हुए नीलम सब्जियां तोलकर शोभना को दे देती है। फिर शोभना और बिंदिया सब्जियां लेकर चली जाती हैं। नीलम को सब्जियां बेचते हुए शाम हो गई थी और वो अपना ठेला लेकर घर की तरफ लौट रही थी। इसी समय मोहन भी ऑफिस से लौट रहा था। तभी उसकी नजर नीलम के ठेले पर पड़ती है। मोहन अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहता है और कार से उतरकर नीलम के पास जाता है। नीलम उसे देखकर कहती है, नमस्ते बाबूजी, बताइए कौन कौन सी सब्जियां दे दूं आपको? बेटा, तुम तो ऐसा करो कि सभी सब्जियां थोड़ी थोड़ी दे दो। अब नीलम अपने ठेले पर रखी हुई सभी सब्जियां थोड़ी थोड़ी पॉलीथिन में रखकर मोहन को दे देती है। मोहन उसे पैसे देता है, लेकिन नीलम पैसे लेने से मना कर देती है। तब मोहन नीलम से कहता है, वैसे बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? हाँ बाबूजी, पूछिए ना। बेटा, तुम्हारी तो ये कॉलेज पढ़ने की उम्र है और तुम इतनी नाजुक भी हो, तो फिर तुम सब्जियां क्यों बेचती हो? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मोहन की बात सुनकर नीलम उदास हो जाती है और कहती है, बाबूजी, ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। कुछ दिनों पहले तो मेरे जीवन में भी सब कुछ ठीक ठाक था। माँ और पिताजी मिलकर हमारे ही घर के पीछे खाली पड़ी जमीन में खेती किया करते थे और सब्जियां उगाकर बेचा करते थे। मैं और मेरा छोटा भाई राजू तो बहुत मजे किया करते थे। लेकिन फिर ठंड का मौसम आ गया और ठंड लगातार बढ़ रही थी। एक दिन अचानक पिताजी खेतों में काम कर रहे थे। तभी काम करते करते वो गिर पड़े। हम सब उन्हें अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि ठंड की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद माँ ने कुछ दिनों तक खेत से सब्जियां तोड़कर बेचना शुरू किया। लेकिन फिर वो पिताजी के जाने के दुख में बीमार हो गई और घर की बड़ी बेटी होने के नाते घर खर्च की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। तब से मैं सब्जी का ठेला लगाकर अपना घर चलाती हूँ। नीलम बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी नहीं है तो क्या हुआ? तुम मुझे ही अपने पिताजी की तरह समझो।
और जिंदगी में कोई भी जरूरत हो तो मुझसे कहना मत भूलना। मैं भी पिता की तरह अपनी बेटी की मदद करूंगा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, देर हो रही है, तुम भी अपने घर जाओ। ऐसा कहकर मोहन वहां से चला जाता है। तब नीलम अपने मन में सोचती है, कितने अच्छे हैं ना बाबूजी, वरना दूसरों को अपना कौन कहता है। काश मेरे पिताजी जिंदा होते तो मैं भी आज उनकी लाडली होती और वो भी मेरा ऐसा ही ध्यान रखते जैसे बाबूजी मेरा ध्यान रख रहे हैं। ऐसा कहकर नीलम अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। जल्दी वो अपने घर के बाहर जाती है और ठेला एक किनारे लगाती है। तभी उसके पड़ोस में रह रही उसकी बुआ शांति उसके पास आकर कहती है, नीलम तू सब्जियां बेचकर इतनी देर से आई? हाँ शांति बुआ, मुझे आज सब्जियां लेने में देरी हो गई थी। कितनी बार कहा कि लड़कियों को ज्यादा देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। अगर तू इसी तरह तक देर रात तक बाहर रहेगी तो तुझसे शादी ब्याह कौन करेगा? भैया के जाने के बाद तो तुम लोगों ने घर का माहौल ही खराब कर दिया। मेरा काम है तुझे बताना, फिर ना कहना कि बुआ ने समझाया नहीं था। ऐसा कहकर शांति बुआ वहां से चली जाती हैं और नीलम अपना ठेला खड़ा करके घर के अंदर आ जाती है। नीलम की माँ शकुंतला नीलम को देखते ही कहती है, आ गई नीलम बेटा, मुझे तो चिंता हो रही थी कि ठंड बढ़ रही है और तू अभी तक घर नहीं आई। हाँ माँ, आज सब्जियां बेचने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन देखो मैं तुम्हारी दवाई भी ले आई। और राजू, तुझे समोसे खाने थे ना, ये देख मैं तेरे लिए समोसे भी लेकर आई हूँ, ले और खा। राजू समोसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह दीदी, आप मेरे लिए समोसे लाई हो, आप सचमुच बहुत अच्छी हो। अब राजू समोसे खाने लगता है। तब शकुंतला कहती है, नीलम बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद अगर तू नहीं होती तो हम तो सड़क पर ही आ जाते। बेटा तूने एक बेटी बनकर नहीं बल्कि बेटा बनकर हमारा घर संभाला। अक्सर मैं सोचती हूँ कि जब तू शादी करके चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। माँ, कितनी बार समझाऊं आपको कि ऐसा मत सोचो। मैं आपकी ही बेटी नहीं हूँ बल्कि बेटा हूँ। पहले तो मैं शादी ही नहीं करूंगी और अगर कभी शादी की भी तो शादी के बाद भी आपका ऐसे ख्याल रखूंगी जैसे आप रखती हैं। अच्छा, अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर साथ मिलकर खाना खाएंगे। ऐसा कहकर नीलम रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाती है। उसके बाद सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और फिर सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह नीलम 4 बजे ही उठ जाती है और उठकर अपने घर के पीछे खेतों में जाती है और सब्जियां तोड़कर टोकरियों में रखने लगती है। थोड़ी देर बाद शकुंतला खांसते हुए वहां आती है और कहती है, नीलम बेटिया, इतनी ठंड है, तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? माँ, मुझे सब्जियां तोड़कर साफ करके रखना है ताकि मैं उसे बाजार में जाकर बेच सकूं। मुझे रोज देर हो जाती है, इसीलिए मैं आज जल्दी ही उठ गई। लेकिन इतनी ठंड में तुम क्यों उठ गई? जाओ जाकर सो जाओ, नहीं तो तबीयत और खराब हो जाएगी। शकुंतला नीलम की बात सुनकर वहां से चली जाती है और नीलम सब्जियां तोड़ने लगती है। नीलम ने सब्जियां तोड़कर अपनी टोकरियों में रख ली थी। वो उन टोकरियों को एक एक करके उठाकर अपने घर के अंदर लाती है और रख देती है। उसके बाद नीलम जल्दी से रसोई में जाती है और नाश्ता बनाती है। तब तक राजू भी स्कूल के लिए तैयार होकर वहां आ जाता है। नीलम पालक की सब्जी और मक्के की रोटी नाश्ते में देती है। ये देखकर राजू कहता है, ये क्या नीलम दीदी, आज फिर आपने मक्के की रोटी और पालक का साग बना दिया और आपने मेरे टिफिन में भी यही दिया होगा ना? हाँ राजू, क्यों? तुझे मक्के की रोटी और पालक का साग पसंद नहीं है क्या? दीदी रोज तो आप यही बनाती हो, मैं ये खाकर बोर हो गया हूँ। कुछ नया तो आप बनाती नहीं हो। मेरा भी मन करता है कि मैं अपने दोस्तों की तरह सैंडविच या बर्गर स्कूल में ले जाऊँ, पर मैं रोज यही लेकर जाता हूँ। मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। राजू, अभी हमारी कमाई बहुत कम है ना? इसीलिए हमें सादा खाना खाना पड़ रहा है। कुछ दिनों की बात है, फिर हमारी कमाई अच्छी हो जाएगी तो मैं तुझे रोज नई चीज खिलाऊंगी और टिफिन में भी नई नई चीज दूंगी और फिर तू पढ़ लिख कर नौकरी करेगा। फिर तो तू जो चाहे खा सकता है। हालात बदल जाएंगे राजू, थोड़ा सब्र कर। नीलम की बात सुनकर राजू समझ जाता है और नाश्ता करने के बाद स्कूल चला जाता है। अब नीलम अपनी सब्जियों की टोकरियों को ले जाकर ठेले पर जमाती है और फिर अपनी माँ से कहती है, माँ तुम अपना ध्यान रखना और दवाइयाँ समय पर ले लेना। मैं जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ऐसा कहकर नीलम सब्जियां बेचने के लिए निकल जाती है। रोज की तरह आज भी मोहन शाम को अपनी कार से घर आ रहा था। तभी उसे नीलम की याद आती है। वो कार को बाजार की तरफ मोड़ देता है। बाजार पहुंचकर कार पार्क करके वो नीलम के ठेले पर आता है और कहता है, लाओ बेटा, मुझे कुछ सब्जियां दे दो। फिर नीलम सब्जियां पॉलिथीन में रखकर उन्हें दे देती है और मोहन से पैसे लेने से मना कर देती है। तब मोहन कहता है, नीलम बेटा, तुम्हारी सब्जियों में तो सचमुच बड़ा ही स्वाद आता है। तुम बहुत मेहनत करके सब्जियां उगाती हो ना? हाँ बाबूजी, मेहनत तो गरीब का नसीब होता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद मोहन अपनी कार में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ता है।
घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी करुणा को सब्जियां देते हुए कहता है, ये लो करुणा, तुम कह रही थी ना कि उस लड़की के ठेले की सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट हैं, तो मैं फिर उसी लड़की से सब्जियां ले आया हूँ। आपने सब्जी तो ला दी, लेकिन ये सब्जियां मुझे तो बनानी पड़ेंगी। अब बुढ़ापे में इतना काम नहीं होता मुझसे कि ये सब्जियां काटूं फिर उन्हें बनाऊं। तभी वहां पर करुणा की बेटी वेदिका आ जाती है और ये सुनकर कहती है, लेकिन माँ, तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? इतने सारे नौकर तो हैं घर में, उनसे कह दो, वो बना देंगे। हाँ करुणा, वेदिका सही तो कह रही है। अजी आप तो जानते हैं नौकर के हाथ में स्वाद नहीं आता, और नितिन को तो नौकरों के हाथ की सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तो कहती हूँ कि अब हमें नितिन की शादी करवा देनी चाहिए। बहू आएगी तो सारी जिम्मेदारी संभाल लेगी। हाँ करुणा, बात तो तुम सही कहती हो। तभी नितिन भी वहां आ जाता है और कहता है, पिताजी, मेरी माँ तो हमेशा ही सही बात करती है। वैसे ये अभी क्या कह रही थी? अरे यही कि अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अगर तूने कोई लड़की देखी हो तो बता दे। अरे पिताजी, माँ ने कहा था कि वो अपनी पसंद की लड़की लाएंगी मेरे लिए, इसलिए मैंने कोई लड़की देखी ही नहीं। अरे वैसे एक लड़की मैंने देखी है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही संस्कारी और बड़ी मीठी आवाज है उसकी। अच्छा तो बताइए ना पिताजी, कौन है वो? हाँ जी, हम आज ही उसके घर रिश्ता लेकर चलेंगे। वो सब्जी वाली नीलम, जिससे मैं सब्जी लेकर आता हूँ। ये सुनकर करुणा गुस्सा होते हुए कहती है, क्या आपके कहने का मतलब है कि हम एक सब्जी वाली को अपने घर की बहू बना ले? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ पिताजी, हम तो अपनी स्टैंडर्ड की दुल्हन लेकर आएंगे। वैसे माँ, वेदिका, अगर पिताजी ने किसी लड़की को देखा है तो उसमें कुछ तो खास होगा। ऐसा करते हैं कि हम लोग किसी बहाने जाकर उसको देख लेते हैं, फिर जैसा आप कहेंगी वैसा ही कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, आज शाम को हम सब्जियां लेने के बहाने उसके ठेले पर जाएंगे। तुम लोगों से देख लेना और फिर जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। माँ पिताजी, आप लोग चले जाना, मैं तो नहीं जाऊंगी किसी सब्जी के ठेले पर। शाम होते ही नितिन अपने माता पिता को लेकर उस बाजार की तरफ निकल पड़ता है जहां नीलम सब्जियों का ठेला लगाती थी। नीलम अपने भाई के साथ ग्राहकों को सब्जियां दे रही थी। तभी वो लोग अपनी कार से उतरकर नीलम के पास पहुंचते हैं। नीलम उन्हें देखकर नमस्ते करती है और कहती है, बाबूजी, ये आपकी पत्नी और आपके बेटे हैं ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बाबूजी के चेहरे पर अच्छाई की चमक साफ नजर आती है और वही चमक आप दोनों के चेहरे पर भी नजर आती है। बस इसीलिए मैंने पहचान लिया। करुणा और नितिन को नीलम की बात बहुत अच्छी लगती है, साथ ही दोनों को वो बहुत सुंदर लगती है। अब करुणा नीलम से कहती है, हमें तुम्हारे घर का एड्रेस दे दो, हमें तुम्हारी माँ से तुम्हारे रिश्ते की बात करनी है। नीलम ये सुनकर दंग रह जाती है। आसपास के ठेले वाले भी ये सारी बातें सुन रहे थे। वो सभी हैरान थे कि एक सब्जी बेचने वाले का इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। उसके बाद करुणा उन्हें एड्रेस दे देती है, फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। तब नीलम की एक पड़ोसी ठेले वाली गंगा कहती है, नीलम, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी निकली, अब तो इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। अगले दिन करुणा अपने पति और बेटे के साथ अपनी बड़ी सी कार से नीलम के मोहल्ले में पहुंचती है। तभी करुणा शांति को देखकर उससे पूछती है, सुनिए बहन जी, नीलम यहाँ कहाँ रहती है? बहन जी, सामने वाला घर नीलम का ही है। वैसे आप उससे सब्जियाँ खरीदने आए क्या? नहीं बहन जी, हम तो उसके रिश्ते की बात करने आए हैं। ऐसा कहकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। शांति बुआ मन ही मन सोचती हैं, हे भगवान, उस गरीब का टीचर नीलम के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया, उसकी तो किस्मत चमक गई। वो लोग नीलम के घर पहुंच जाते हैं और नीलम की माँ से रिश्ते की बात करते हैं। ये सुनकर शकुंतला कहती है, बहन जी, मेरी बेटी आप जैसे बड़े और अच्छे लोगों के घर की बहू बने, इससे ज्यादा खुशकिस्मती क्या ही होगी मेरे लिए, और क्या हो सकती है। मुझे रिश्ता मंजूर है। और इस तरह नितिन और नीलम के रिश्ते की बात पक्की हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद नितिन और नीलम की धूमधाम से शादी हो जाती है और नीलम बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश के बाद वो पहली बार अपने बड़े से बंगले को देखती है और अपने मन में सोचती है, कितना बड़ा बंगला है ये और कितना शानदार है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना आलीशान ससुराल मिलेगा। उसे सोच में इस तरह खोया हुआ देखकर वेदिका ताने मारते हुए कहती है, क्या हुआ भाभी, यही सोच रही हो ना कि आपका ससुराल बहुत बड़ा है। वैसे सब्जियां बेचते हुए सिर्फ अमीर लोग आपके ठेले पर आए हो। अमीर घर में तो पहली बार आ रही है शायद। वेदिका की बात सुनकर करुणा उसे डांटते हुए कहती है, वेदिका, अब वो एक सब्जी वाली नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी है, उससे तमीज से बात करो। ये सुनकर वेदिका गुस्सा होते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तब करुणा नीलम से कहती है, बेटा वेदिका की
बात का बुरा मत मानना, अभी वो तुम्हारी अच्छाइयों से वाकिफ नहीं है। कुछ दिनों में ही वो तुम्हें बहुत पसंद करने लगेगी। नहीं नहीं माँ जी, अपनों की बात का क्या बुरा मानना। उसके बाद करुणा अपनी नौकरानी से नीलम को उसका कमरा दिखाने के लिए कहती है। नीलम नौकरानी के साथ कमरे में जाती है। तब नीलम देखती है कि उसका कमरा बहुत बड़ा और आलीशान है, साथ ही पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ है। ये देखकर नीलम बहुत खुश होती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतना बड़ा कमरा और इतना खूबसूरत सजा हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी महल में आ गई हूँ। तभी नितिन वहां आ जाता है। वो नीलम को खुश होता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह करुणा नीलम के कमरे में आती है और कहती है, नीलम बहू, थोड़ी ही देर में हमारी पर्सनल डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट दोनों ही घर आ रही हैं। दोनों तुम्हें मुंह दिखाई के लिए तैयार कर देंगी। माँ जी, पर्सनल डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन इनकी क्या जरूरत है? बहू, अब तुम इस रॉयल पैलेस की दुल्हन हो और हमारी दुल्हन की ड्रेस तो कोई डिजाइनर ही डिजाइन करेगी, है ना? और मेकअप भी कोई मेकअप आर्टिस्ट ही करेगी। जी माँ जी, जैसा आप कहें। मैंने डिजाइनर को पहले ही तुम्हारे लिए मुंह दिखाई की ड्रेस डिजाइन करने के लिए कह दिया था, तो तुम उसे पहनकर और मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवा कर तैयार होकर बाहर आ जाना। ऐसा कहकर करुणा बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में नीलम की डिजाइनर एक बहुत अच्छा डिजाइनिंग ड्रेस लेकर आती है और नीलम को पहना देती है। तब तक मेकअप आर्टिस्ट भी आ चुकी थी। वो नीलम का बहुत अच्छी तरह से मेकअप करती है और नीलम तैयार होकर बाहर आती है। बाहर सभी मेहमान बैठे हुए थे। वो नीलम को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी करुणा कहती है, आओ नीलम बहू, मैं तुम्हें सभी मेहमानों से मिलवाती हूँ। करुणा एक एक करके नीलम को अपने सभी मेहमानों से मिलवाती है। नीलम भी सभी से बड़े प्रेम से बातें करती है। सभी लोग नीलम को मुंह दिखाई देते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद सभी मेहमान चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद नीलम अपने गिफ्ट को ध्यान से देख रही थी। तब वेदिका कहती है, देख लो, वैसे भी आज से पहले इतने महंगे गिफ्ट आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। वेदिका की बात सुनकर नितिन कहता है, हो सकता है वेदिका की नीलम ने आज तक इतने महंगे गिफ्ट न देखे हों, लेकिन अब वो इस पैलेस की मालकिन है और उसके लिए ये सारे गिफ्ट मामूली हैं। अपने भाई की बात सुनकर वेदिका का मुंह बन जाता है। तो वही नीलम ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही सारा दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब करुणा नीलम से कहती है, नीलम बहू, आज तो सारा दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहा। ऐसा करो कि अब कमरे में जाकर आराम कर लो। अब नीलम अपने कमरे में जाती है और ड्रेस चेंज करके नाइट ड्रेस पहनकर बिस्तर पर आराम करती है। तभी नितिन वहां आ जाता है और बेड पर बैठकर वो नीलम से बात करते हुए कहता है, नीलम, ये बताओ कि तुम्हें मेरे घर आकर कैसा लग रहा है? बिल्कुल वैसा ही जैसे सपनों की नगरी में आकर लगता है। नितिन, मैं तो बहुत छोटे घर से हूँ, जीवन में हर चीज के लिए तरसी हूँ। मुझे तो सपने में भी अंदाजा नहीं था कि एक सपनों का राजकुमार आएगा और मुझे उठाकर अपनी दुनिया में ले जाएगा। वैसे नीलम, तुम्हें पता है कि तुम बहुत अच्छी बातें करती हो, और हाँ, अगर मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार हूँ तो तुम भी तो मेरे सपनों की राजकुमारी हो। मुझे हमेशा से तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए थी। ये सुनकर नीलम शर्मा जाती है। अगले दिन सुबह उठकर नीलम तैयार होती है और फिर रसोई में जाती है। काम वाली शोभा रसोई की सफाई कर रही थी। तब नीलम उससे कहती है, शोभा दीदी, आप सफाई करने के बाद क्या करोगे? नीलम भाभी, बस सफाई करके मैं नाश्ता बनाने जा रही थी। नहीं शोभा दीदी, तुम सफाई करके बाहर का काम देख लो, आज नाश्ता मैं खुद बनाऊंगी। ऐसा कहकर नीलम नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है। वो नाश्ते में छोले पूड़ी, उपमा, प्याज के पकौड़े और वेजिटेबल सूप बनाती है। फिर वो नाश्ता लगा देती है। तब तक सभी लोग नाश्ता करने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। नाश्ता देखकर नीलम की सास करुणा कहती है, अरे बहू, नाश्ते की खुशबू बता रही है कि आज नाश्ता तुमने अपने हाथों से बनाया है। जी माँ जी, आप लोग खाकर बताइए कि ये कैसा बना है। सभी लोग नाश्ता करते हैं और नीलम की बहुत तारीफ करते हैं। ये सुनकर एक बार फिर वेदिका जल जाती है और कहती है, वैसे भाभी, आप अपने घर में भी ऐसे ही नाश्ता बनाया करती थी क्या? नहीं वेदिका, लेकिन मैं हमेशा सपना देखा करती थी कि अपने ससुराल में जाकर मैं बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर सबको खिलाऊंगी, और आज मेरा सपना पूरा हो गया। बहू रानी, तुम हमारे घर की बहू हो। अब तुम्हारा हर सपना पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर नीलम बहुत खुश हो जाती है। नीलम के ससुराल में सभी लोग नीलम का बहुत ख्याल रखते थे। उसे ज्यादा काम भी नहीं करने देते थे। नीलम भी अपने ससुराल जाकर बहुत खुश थी। धीरे धीरे नीलम की शादी को एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन नीलम नितिन से कहती है, नितिन, मेरी शादी को एक हफ्ता बीत गया। मेरे पीछे पता नहीं मेरी माँ और मेरा भाई कैसे होंगे। मैं हमेशा अपनी माँ से कहती थी कि माँ, मैं आपके घर की बेटी भी हूँ और बेटा भी। मैं अपनी शादी के बाद भी आपका ख्याल रखूंगी। हाँ नीलम, तुम सही कहती थी।
और तुम्हें अपनी माँ और भाई का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा करो कि तुम तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें शाम को उन लोगों से मिलवा कर ले आता हूँ। ऐसा कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को नीलम अपनी सास को बताती है कि वो नितिन के साथ अपने मायके जा रही है। तब करुणा कहती है, हाँ हाँ बेटा, अपने मायके जरूर जाओ और हाँ, अपने भाई और अपनी माँ के लिए ढेर सारे गिफ्ट भी ले जाना। और मैं मेकअप आर्टिस्ट और ड्रेस डिजाइनर को कॉल कर देती हूँ, वो तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी ड्रेस ले आएगी और तुम्हारा मेकअप भी कर देगी। लेकिन माँ, इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, तुम शादी के बाद पहली बार मायके जा रही हो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर करुणा ड्रेस डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट दोनों को फोन कर देती है। थोड़ी देर बाद ड्रेस डिजाइनर बहुत सुंदर सी ड्रेस लेकर आती है और नीलम को पहना देती है। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर देती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। फिर नितिन घर आता है और जैसे वो नीलम को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे नीलम, तुम तो बिल्कुल इस पैलेस की प्रिंसेस की तरह खूबसूरत लग रही हो। नीलम नितिन की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। फिर दोनों घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले नितिन नीलम को मार्केट लेकर जाता है। नीलम अपनी माँ और भाई के लिए ढेर सारे कपड़े और खाने पीने की चीजें खरीदती है। थोड़ी देर बाद वो अपने मायके की गलियों में पहुंचती है। नीलम के सारे मोहल्ले वाले उसे ध्यान से देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। नितिन जैसे ही कार पार्क करता है वैसी नीलम की बुआ शांति वहां आ जाती है और नितिन नीलम को देखकर कहती है, नीलम, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। धन्यवाद बुआ। वैसे नीलम, अब तो तू बहुत अमीर हो गई है, पूरे मोहल्ले में तेरी अमीरी के ही चर्चे हैं। अमीर होकर हमें भूल मत जाना। नहीं बुआ, सभी को भूल जाऊं, लेकिन आपको कैसे भूल सकती हूँ? आपने तो हमेशा मुझे मेरी गरीबी के बारे में याद दिलाया। अच्छा बुआ, अब मैं माँ और राजू से मिल लेती हूँ। ऐसा कहकर नीलम अंदर चली जाती है और नीलम की माँ और राजू उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। राजू दौड़कर नीलम के गले लग जाता है और कहता है, दीदी तो आ गई, ये घर तेरे बिना बड़ा सूना हो गया है। नीलम अपनी माँ और राजू को ढेर सारे गिफ्ट देती है और खाने पीने का सामान भी देती है। फिर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अपनी शादी के बाद थोड़ा व्यस्त हो गई थी, इसीलिए नहीं आ पाई, लेकिन अब मैं हर हफ्ते तुम दोनों से मिलने आऊंगी। फिर नीलम अपनी माँ और अपने भाई से ढेर सारी बातें करती है और वापस आते समय नितिन नीलम की माँ के हाथ में कुछ पैसे रखता है। फिर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन नीलम अपने ड्राइवर को लेकर मार्केट शॉपिंग के लिए गई थी। तभी अचानक रास्ते में उसे काफी भीड़ जमा दिखाई देती है। नीलम ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, गाड़ी रोको और मुझे देखकर बताओ कि यहाँ भीड़ क्यों लगी है। ड्राइवर गाड़ी रोकता है, फिर नीचे उतरकर देखता है और आकर नीलम को बताता है, अरे मैम साहब, किसी गरीब का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, बेचारी तड़प रही है। अच्छा, उसे कोई अस्पताल क्यों नहीं ले जा रहा? मैम साहब, गरीबों को भला कौन अस्पताल ले जाता है? ये सुनकर नीलम कार से उतरकर उस गरीब औरत के पास जाती है और फिर अपने ड्राइवर की सहायता से उसे उठाकर अपनी कार में बिठाती है और फिर अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाती है। उसके बाद उसे अपने घर ले आती है। फिर नीलम अपनी सास को सारी बातें बताते हुए कहती है, माँ जी, पता नहीं वो कौन था, वो जो इस गरीब बूढ़ी माँ को टक्कर मार कर चला गया और इन्हें उठाया भी नहीं। नीलम करुणा से ये बात कर ही रही थी कि तभी नितिन वहां आ जाता है और उस बुढ़िया को देखकर गुस्सा होते हुए कहता है, अरे ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? अरे नितिन बेटा, तुम इन्हें जानते हो क्या? पिताजी, सुबह ही तो ये मेरी गाड़ी से टकराई थी। ये बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन मैं इसके झांसे में नहीं आया और मैं वहां से तुरंत चला आया। यह सुनकर नीलम बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, नितिन, क्या मतलब है तुम्हारा कि वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी? भला कोई बेहोश होने की एक्टिंग क्यों करेगा? इनका तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, इन्हें बहुत चोट लगी थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं वहां से गुजरी और मैंने इन्हें देखा तो डॉक्टर के पास ले गई। उसके बाद मैं इन्हें घर ले आई। हाँ नितिन बेटा, नीलम बिल्कुल सही कहती है। अगर तुम्हारी गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हो गया था तो तुम्हें इन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए था। आप तो जानती है माँ कि गरीब लोग ऐसे ही एक्टिंग करते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ है इन्हें। अब नीलम बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, कुछ नहीं हुआ है का क्या मतलब है? आपको इनके जख्म दिखाई नहीं दे रहे? आप जैसे अमीरों की नजर में गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। माफ कीजिएगा नितिन बाबू, आप बहुत अमीर हैं और मैं बहुत गरीब। मेरी नजरों में गरीबों की भी वही इज्जत है जो अमीरों की है और मुझे नहीं लगता कि मुझ गरीब से आप जैसे अमीर और घमंडी इंसान का भविष्य में कुछ वास्ता हो सकता है। नीलम की बात सुनकर नितिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगते हुए कहता है, तुम सही कहती हो नीलम, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे घमंड कब आ गया। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। और नीलम, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा व्यवहार किसी के साथ कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर वेदिका भी अपने मन में सोचती है, भाभी तो सचमुच बहुत अच्छी, उनका मन भी बहुत सुंदर है। आज पता चला कि
गरीब लोग दिल के सचमुच इतने अमीर होते हैं जितने हम अमीर शायद कभी नहीं हो सकते। यही सोचकर वेदिका भी नीलम से माफी मांगती है। नीलम सभी को माफ कर देती है और सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।